हेलो नमस्कार। जो बीएससी सेकेंड ईयर के जो टॉपिक चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाते हैं, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अपने बात चल रही थी। पिछले वाले वीडियो के अंदर अपने विशिष्ट ऊष्मा की बात कर ली थी। आज मैं एक नया टॉपिक और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहा हूँ, माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ या फिर शॉर्ट में लिखो तो मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अंदर गैसों के अणुगति सिद्धांत के अंदर अपने माना था कि अणु वो हर दिशाओं में गति करते रहते हैं, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं लगता है या प्रतिकर्षण नहीं लगता है जब तक वो दूर रहते हैं। यानी जब पास आते हैं तभी जाके उनके बीच में कोई फोर्स लगता है। जब वो संघट करते हैं तो फोर्स लगता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो जिग-जैग मोशन में गति करते हैं। ये आपने देखा होगा, जैसे मान लो अणु यहाँ टकराया तो इधर चला गया, यहाँ कोई टक्कर हो गई तो हो सकता है इधर चला जाए, यहाँ कोई टक्कर हो गई तो हो सकता है वो इधर चला जाए। ठीक है ना। एक टक्कर, पहली टक्कर यहाँ हुई थी, दूसरी यहाँ हुई थी, तीसरी ये और चौथी ये कोलिजन हो चुकी है। अब बात यह है कि दो कोलिजन के बीच में जो सरलेखीय गति होती है पार्टिकल की, अणु की जो गति होती है उसको बोलते हैं मुक्त पथ बोलते हैं। यानी ये मुक्त पथ है, मुक्त पथ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये मुक्त पथ है और यहाँ से लेकर यहाँ का तक का भी ये क्या है, मुक्त पथ है, फ्री पाथ है। इनका औसत निकालते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। ठीक बात है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि गैस के अणु के द्वारा तय किए गए मुक्त पथों के औसत को, तय किए गए मुक्त पथों के औसत को ही क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ बोलते हैं। यानी डेफिनेशन क्या लिखोगे, मुक्त पथों का औसत। ये मुक्त पथ फ्री पाथ क्या होते हैं, मुक्त पथों का औसत, ये माध्य मुक्त पथ है। बात याद होगी सबके। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास में किसी कण के द्वारा, किसी अणु के द्वारा n टक्करों के बाद जो तय दूरी है वो, जैसे मान लो L हो तो मुक्त पथ या माध्य मुक्त पथ, मुक्त पथ नहीं माध्य मुक्त पथ है, वो लैम्डा से डिनोट करते हैं और वो होगा L/n। यानी टक्कर करते 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 उसने कितनी दूरी तय कर ली, उसमें टक्करों की संख्या का भाग दे दें n टक्करों के पश्चात। अरे ऐसे समझो, ऐसे गति यूँ करता 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 वो यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है उसकी L है। जो टक्कर आपकी, जैसे मान लो एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, ये टक्करों की जो संख्या है उससे आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस प्रकार से करते हैं। ठीक बात है ना। अब देखो इसमें आगे अपन माध्य मुक्त पथ का व्यंजक प्राप्त करने के लिए, माध्य मुक्त पथ का व्यंजक प्राप्त करने के लिए अपन ये मानकर चलते हैं, एक अणु ले लेते हैं, एक कण ले लेते हैं और वो गतिशील है, ये मानते हैं कि और बाकी क्या है, स्थिर है। एक कण तो गतिशील है और बाकी क्या है, स्थिर है। और माना कि गतिशील जो एक कण है उसका औसत वेग है वो v बार है। क्या है, v बार है और उसका व्यास जो है वो स्मॉल d है। तो एक थोड़ा समझना, देखो वो यूं गति करता जाएगा तो वो कितने कणों से टकराएगा, अपन को दो चीजें ज्ञात करनी है। लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें ज्ञात करनी है कि t टाइम में उसने कितनी तो डिस्टेंस ट्रेवल की, एक बात है। दूसरी बात आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो कितने कणों से टकराया। फिर बाद में लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या कर देंगे, तय की दूरी ऊपर लिख देंगे और टक्करों की संख्या नीचे लिख देंगे। टक्करों की संख्या क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। तो देखो मैं क्या क्या करता हूँ, माना अणुओं का घनत्व, अणुओं का घनत्व स्मॉल n है। यहाँ घनत्व से मतलब है एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, एकांक आयतन। बात समझ आ गई सबके। फिर बाद में दूसरी पॉइंट ये मान लिया कि
एक अणु गतिशील है, एक अणु ही गतिशील है, ये भी कर लिया। तीसरा पॉइंट ये मान लिया कि उसका औसत चाल जो है, औसत चाल उसकी v बार है, वह जो व्यास है उसका वो स्मॉल d है, व्यास है वो स्मॉल d है। रेडियस की बात होगी, त्रिज्या की जो बात होगी तो d/2 हो जाएगा। अब एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको ज्ञात क्या करना है, लैम्डा ज्ञात करने के लिए जैसे मान लो क्या करेंगे, टी टाइम में तय की दूरी ऊपर, टी टाइम में कितनी टक्करें की उसने वो नीचे करेंगे, है ना। तो देखो पहले डायग्राम बनाता हूँ फिर उसको समझाता हूँ। ये एक बार बाद में समझ आएगा, पहले समझ नहीं आएगा, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ। ये वो अणु हैं, दोनों एक जैसे हैं, डायग्राम में कुछ हो सकता है मिस्टेक हो। ये तीनों हैं, ये तीनों एक जैसे हैं। इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर और इसका सेंटर यहाँ पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये व्यास होगा, या फिर यहाँ से यहाँ तक है वो भी कितना होगा, व्यास होगा। तो ये इसका क्या है, ये स्मॉल d है, ठीक है। तो इस बेलन का व्यास है वो त्रिज्या वो कितनी रहेगी, इस बेलन की त्रिज्या स्मॉल d हो जाएगी, दे लेना। ये तो होगी, बात समझ आएगी सबके। अब देखो मेरी बात सुनो एक मिनट के लिए, बहुत ही आसान चीज़ है, यहाँ समझ आएगा। ये जो अणु है वो किससे टकरा सकता है, वो इससे भी टकराएगा और इससे भी टकराएगा। यानी इसी लाइन को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अपन ने जो अणु लिया है, जो पार्टिकल लिया है, वो इस d व्यास के बेलन के अंदर स्थित सभी कणों से टकराएगा। जैसे ही कोई, जैसे मान लो एक यहाँ कर देता हूँ मैं, इसका सेंटर इधर चला गया, कैसे टकराएगा, ये इससे नहीं टकराएगा। तो आपने क्या समझा कि इस बेलन के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं जिनका केंद्र इस बेलन के सतह पर है या फिर इसके अंदर है, उन सभी कणों से ये टकराएगा। बात क्लियर होगी सबके। अब देखो इस बेलन का ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन को कोलिजन क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, संघट परिक्षेत्र बोलते हैं, ठीक बात है ना। तो देखो आगे वाले पॉइंट में आप ऐसे बोल सकते हो कि d व्यास के बेलन में स्थित बेलन के अंदर जिन अणुओं का केंद्र है, जिन अणुओं का केंद्र है, उनसे यह कण टक्कर करेगा, टक्कर केंद्र है, उन सभी से ये कण क्या करेगा, टक्कर करेगा, ठीक बात है ना। तो मैंने क्या बताया, इस बेलन का दो जो अनुप्रस्थ काट है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन वो क्या है आपका πd², और इसी को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था संघट परिक्षेत्र, संघट परिक्षेत्र बोलते हैं, परिक्षेत्र। इसी लाइन को मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कोलिजन क्रॉस सेक्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आपने एक चीज़ यहाँ तक देखो मुख्य चीज़ आपने ये सीखा यहाँ तक फिलहाल तक कि एक पार्टिकल को आपने गतिशील माना है, ठीक है ना, बाकी को आपने एक बार स्थिर मान लिया। दूसरी बात ये सीखी है कि आपने संघट परिक्षेत्र ये कितना होता है ये सीख लिया, संघट परिक्षेत्र, और ये आपके पास में आ गया, इसको सिग्मा से शो करते हैं और दैट इक्वल टू πd²। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी, ठीक बात ना। अपने ने जो कंसिडर कर रखा वो पार्टिकल ये है, ये C मान देता हूँ इसको, ठीक बात है ना। तो देखो गतिशील कण, इस कण के द्वारा स्मॉल t समय में
में तय दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये इतनी तो v बार इंटू टी, v बार इसका औसत वेग था यानी स्पीड थी, और t समय है, आप जानते हो सब लोग। अब आप इसको यूँ समझो कि सपोज करो ये शुरुआत में यहाँ पे था, शुरुआत में एक इसको रफ कर देता हूँ, शुरुआत में यहाँ पर था, और टी टाइम बाद में सपोज करो वो यहाँ पहुँच गया, यानी यहाँ से यहाँ तक बेलन के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे उन सभी से टक्कर करेगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ का आयतन निकालूँ, ठीक बात है ना। तो अगली स्टेप में लिखूँगा स्मॉल टी समय में इस कण के द्वारा तय आयतन जो ट्रेवल किया गया जो वॉल्यूम है उसकी बात हो रही है, तो वो क्या होता है हमेशा अनुप्रस्थ काट इनटू दूरी या डिस्टेंस या ऊंचाई। यहाँ पर मैं ऊंचाई बोल दूँ, चलो दूरी लिख दिया। अनुप्रस्थ काट कितनी है, पाई डी स्क्वायर है, और दूरी कितनी तय कर रखी है उसने, v बार इंटू टी। अरे भाई ये क्षेत्रफल इंटू ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अपने v बार टी निकाल रखी है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। फिर बाद में बात करता हूँ अणु से टकराने वाले स्मॉल टी समय में टकराने वाले अणुओं की संख्या बोलो। अगर आपके पास में आयतन इतना है तो अणुओं की संख्या, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या दे रखी है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ पाई डी स्क्वायर v बार टी इंटू स्मॉल एन। ये हुआ या नहीं हुआ? अगर इतना हो गया तो इससे आगे कुछ है ही भी नहीं, इससे आगे आप कर दोगे आराम से। आप लोग जानते हो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, तय दूरी, और ये दूरी तय करने में की टक्करों की संख्या। टक्कर कितनी होगी, जितने पार्टिकल हों उससे टक्कर कर लेगा वो। तो तय दूरी कितनी है, v बार इंटू टी अपॉन टक्कर ये की संघट पाई डी स्क्वायर और v बार टी इंटू एन। v बार टी से v बार टी कैंसिल, तो आपका लैम्डा आ गया, लैम्डा यानी मीन फ्री पाथ। ये हो गया आपका 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर और इंटू एन, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 1 अपॉन सिग्मा एन लिख सकते हो। अब देखो शुरुआत में एक बात बोली थी कि अन्य कणों को तो अपन ने स्थिर माना है, ठीक है ना, और एक कण गतिशील है। गैस के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन को सही करने के लिए बाद में क्या किया, इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन केवल इतना हुआ कि 1 अपॉन रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो आपका जो लैम्डा है वो बन जाएगा 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन। ये आपका फॉर्मूला आ चुका, ठीक है ना। ये रूट 2 कहाँ से है ये बताओ पहले तो। मेरे हिसाब से आपने इस शुरुआत वाली बात अगर याद है तो मैंने लास्ट में ये बोला है कि एक पार्टिकल को गतिशील मानना है और बाकी को स्थिर मानना आपने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको सुधारने के लिए इस सूत्र के अंदर संशोधन किया, और संशोधन क्या किया, 1 अपॉन रूट 2 का मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका फॉर्मूला हो चुका है। फिर बाद में इसके दो केस बनते हैं, लैम्डा की घनत्व पर निर्भरता, ठीक बात है। तो घनत्व पर निर्भरता के लिए देखो आप इसको ऐसे करोगे, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान माना कि स्मॉल m है, और एकांक आयतन में अणु स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन V कर दूं। कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, V वॉल्यूम, ठीक है ना। तो फिर बाद में घनत्व बराबर क्या होता है हमेशा, घनत्व बराबर ये तो होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान अगर आपके पास में एक पार्टिकल तो m, पार्टिकल टोटल कितने हैं n, तो लिखा जाएगा m इंटू n। आयतन कितना v, n और v को क्या लिख सकता हूं मैं, m इंटू स्मॉल n, यानी
डेंसिटी रो इक्वल टू आ गई आपकी mn आ गई, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू पुट करूँगा तो n का मान लैम्डा में रखने पर आपके पास में लैम्डा इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/√2 और पाई डी स्क्वायर। एन का मान रखें तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, रो तो नीचे आ जाएगा, एम ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखा है लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, यानी माध्य मुक्त पथ का मान है वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए इसके बाद में नंबर सेकंड आप ये करोगे कि लैम्डा की दाब P और टेम्परेचर T पर निर्भरता, तो ये ज्ञात करने के लिए देखो आदर्श गैस समीकरण, ये होती है आपकी PV = nRT। यहाँ पर n जो है वो मोलों की संख्या है और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n की जगह लिखा जा सकता है, मोलों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, n/Na। Na जो है एवोगैड्रो नंबर है, n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, R की जगह लिखा जाता है Na × Kb वोल्टेज मान नियतांक है, और T की जगह क्या लिखा, T लिखा, Na से Na कैंसिल है, तो इसी को मैं ऐसे कर सकता हूँ P = n/V और Kbt। n/V की जगह क्या लिखा जा सकता है, P = स्मॉल n Kbt। ये मोल है, ये क्या है, मोल है, और ये क्या है, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। थोड़ा सा गड़बड़ मत कर देना। अब देखो यहाँ से n का मान रखने पर स्मॉल n का मान, अरे भाई ये थोड़ा अंतर है, यहाँ पे ये तो मोलों की संख्या है, ये क्या है, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। n का मान लैम्डा में रखने पर आपका लैम्डा देखो क्या था, 1/√2 पाई डी स्क्वायर × n, और यह आ गया लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर, n की जगह p और Kbt ऊपर आ जाएगा, Kbt ऊपर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा गौर करके देख लिया होगा। यहीं से मैं क्या लिखूंगा कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू t एंड लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p। ये आपके पास में लैम्डा की निर्भरता आ चुकी है। तो इस प्रकार से इसमें कम से कम ये फॉर्मूला जरूर याद रखोगे, कौन सा, ये फॉर्मूला, ये आपके कहीं न कहीं काम में आता रहता है और डायरेक्ट पूछा जाता है कि माध्य मुक्त पथ का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको सुना होगा और साथ साथ याद भी कर रहे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।